अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 21 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 21 जो है हमारा वो मोड एंड एक्शन ऑफ एंजाइम्स किस तरह से वर्किंग करता है। सबसे पहली बात कि एंजाइम्स किस तरह से वर्किंग करता है, तो एंजाइम्स की वर्किंग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स पर डिपेंड करती है। मतलब कोई एंजाइम्स अगर वर्किंग कर रहा है तो उसके सबस्ट्रेट का साइज़ और उसके सबस्ट्रेट का शेप किस तरह का है, क्योंकि एंजाइम्स की जो वर्किंग होती है वो सबस्ट्रेट की बिहाफ पर होती है। जब तक कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर स्पेसिफिक एंजाइम के साथ कॉन्साइड नहीं करेगा, उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, तब तक जो है वो एंजाइम्स वर्किंग नहीं करेगा। तो एंजाइम्स की वर्किंग करने के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एंजाइम्स वर्किंग करे। सबसे पहली बात मोड एंड एक्शन ऑफ एंजाइम्स के अंदर एंजाइम्स जो वर्किंग करेगा वो एक्टिव साइट के बिहाफ पर करेगा। और पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को एक्टिव साइट के हवाले से बताया था कि हर एंजाइम्स के पास उसकी एक्टिव साइट मौजूद होती है। तमाम स्टूडेंट्स बोर्ड पर फोकस करें इस वक्त। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, यहाँ लिख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, सपोज़ कर लें कि अगर बिलफर्ज ये नहीं, ठीक है, सपोज़ कर लें कि बिलफर्ज ये जो है आपके पास पूरा का पूरा एक एंजाइम्स है। मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये पूरा जो है आप लोगों के पास एंजाइम्स है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस तरह की बात बताई थी कि पूरा आपके पास एंजाइम्स है। इस एंजाइम्स पर कौन सा सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट बताएंगे कि सर ये होगा। मैं बोलूँगा अगर सबस्ट्रेट ऐसा हो तो क्या ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स पर आकर अटैच होगा, तो आप भी यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। मैं कहता हूँ सबस्ट्रेट का शेप जो है वो ऐसा हो, ठीक है, और जो है फिर ऐसा हो, क्या वो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स पर आकर अटैच होगा। अगर मैं कहता हूँ सबस्ट्रेट का साइज़ जो है, शेप जो है वो कुछ ऐसा हो, क्या ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स के ऊपर आकर अटैच होगा। तो आप ये बताएंगे कि इन तमाम के तमाम सबस्ट्रेट में ये तमाम के तमाम जो सबस्ट्रेट हैं इनमें से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो एंजाइम्स के ऊपर आकर अटैच होगा। मैं अपनी ये बात बार बार आपको कह रहा हूँ कि किसी भी एंजाइम्स की वर्किंग के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम्स पर आकर अटैच होगा तभी एंजाइम्स वर्किंग करेगा, इसके अलावा एंजाइम्स वर्किंग नहीं करता। सम टाइम अगर कोई सबस्ट्रेट गलत शेप का, उसका शेप स्पेसिफिक नहीं है, गलत शेप का स्पेसिफिक किसी एंजाइम्स के ऊपर आकर अटैच होने की कोशिश करता है, अगर वो कोशिश भी करता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी ख़राब हो सकती है, एंजाइम डीनेचर हो सकता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एंजाइम्स की वर्किंग के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स पर या एंजाइम्स में वो साइट एक्टिव साइट कहलाती है जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। सपोज़ कर लें इनमें से कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो इस एंजाइम्स पर आकर अटैच होगा, तो आप तमाम स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि सर ये वाला सबस्ट्रेट है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, शेप के एतबार से ये आकर बिल्कुल इसमें परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला सबस्ट्रेट क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। सपोज़ कर लिया कुछ देर के लिए मैंने ये सबस्ट्रेट निकाल के लेकर आ रहा हूँ और ये सबस्ट्रेट आ रहा है और ये सबस्ट्रेट आते ये अटैच हो गया, ठीक है, ये अटैच हो गया। कहाँ से अटैच हुआ, एंजाइम्स के अंदर ये अटैच हो गया या फिट हो गया, जो भी कह लें आप, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस स्पेसिफिक एंजाइम पर आकर अटैच हो, जैसे ही ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस स्पेसिफिक एंजाइम पर आकर अटैच होगा, एंजाइम्स वर्किंग करना शुरू कर देगा। वो साइट जिसमें सबस्ट्रेट अगर मैं कहता हूँ ये सबस्ट्रेट की कितनी साइड है, मतलब कितनी साइड है, तो आप स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, सर इसकी 3 साइड है, एक पहली साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, ठीक है, 3 साइड है। अब मैं ये कहता हूँ कि बेटा ये मुझे बताएं कि ये सबस्ट्रेट जब इस एंजाइम्स के ऊपर आकर अटैच होगा तो एंजाइम्स सबस्ट्रेट की कितनी साइड, कितने किनारे, कितने हिस्से इस एंजाइम से डायरेक्टली अटैच होंगे।
तो आप बोलेंगे सर इस सबस्ट्रेट की 3 साइडें हैं, पहली साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये वाली है, तीसरी, लेकिन अटैच कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर ये 2 वाली साइड जो है ना ये पूरी की पूरी यहाँ एंजाइम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है और 3 वाली साइड डायरेक्टली अटैच है। मैं बोलूँगा बेटा कौन सी साइड ऐसी है जो एंजाइम्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है? तो आप बोलेंगे सर ये बाहर वाली जो साइड है ना नंबर 1, ये जो बाहर वाली साइड है जिसे मैं मोटा करके थिक करके दिखा रहा हूँ, ये बाहर वाली साइड जो है सर एंजाइम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये वो साइड कहलाती है जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ये कहलाती है नॉन बाइंडिंग साइट। द नॉन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। द बाइंडिंग साइड 3 और 2 वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड डायरेक्टली ब्लैक वाली लाइन से अटैच है, ये ब्लू वाली साइड सबस्ट्रेट की इस एंजाइम्स के ब्लैक वाली लाइन से अटैच है। तो ये 2 साइडें हैं 3 और 2 जो डायरेक्टली एंजाइम के साथ अटैच हैं, तो ये दोनों अटैच साइट हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, मिले हुए हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। द नॉन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो जब भी कोई एंजाइम वर्किंग करता है उसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर अटैच होगा, अटैच होगा तभी कोई एंजाइम वर्किंग करेगा, अदरवाइज एंजाइम वर्किंग नहीं करता। ठीक है, एंजाइम्स की वर्किंग के लिए हमारे पास 2 तरह के साइंटिस्ट आए और 2 तरह के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की। पहली थ्योरी कहलाती है फिशर की थ्योरी। फिशर ने जो थ्योरी पेश की वो 1898 के अंदर पेश की और फिशर की थ्योरी को कहा जाता है की लॉक थ्योरी। KEY के लॉक THEORY की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी का मतलब क्या? एक चाबी और ताला। सपोज कर लें कि एक, अब मेरी बातों पर ज़रा गौर करिएगा, ये मार्कर रख के मैं आपको चाबी से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बंचेस ऑफ की के अंदर बहुत सारी चाबियाँ हैं, ठीक है, और सपोज कर लें मेरे हाथ में ये हाथ जो ये मुट्ठी जो मेरी बंद है ये एक ताला है। ये क्या है? एक ताला है, एक लॉक है। ठीक है, मैं ये बात कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, एक मखसूस ताला एक मखसूस चाबी से खुलता है। हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता और हर चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती। एक मखसूस ताले के खुलने के लिए मखसूस चाबी की ज़रूरत है और एक मखसूस चाबी को मखसूस ताले की ज़रूरत है, यानी कि हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता। मैं बोल रहा हूँ ये ताला है, सपोज कर लें एक ताला है, इमेजिन कर लें एक ताला है और इसमें इस ताले की कोई ना कोई एक चाबी है। बहुत सारी चाबी में कोई एक चाबी ऐसी है जो इस ताले की है। क्या मैं इसमें कोई दूसरी चाबी लगाऊं इस ताले में तो ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। ठीक है, तीसरी चाबी लगा रहा हूँ, नहीं खुलेगा। यानी कि इस गुच्छे में से सिर्फ वही चाबी लगाऊंगा तो खुलेगा जो चाबी इस ताले की है, परफेक्टली है। वो चाबी मैं लगाऊंगा फ़ौरन ये ताला खुल जाएगा। मैंने इस पहले से ट्राई की, ठीक है, सपोज कर लो चौथे नंबर पे वो चाबी है जिससे ये ताला खुलेगा। पहले नंबर पे लगाता हूँ ताले के अंदर चाबी और ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताला नहीं खुल रहा। दूसरे नंबर पे मैंने ये चाबी लगाई, ताला नहीं खुल रहा। तीसरे नंबर पे मैंने ये चाबी लगाई, ताला नहीं खुल रहा। चौथे नंबर वाली चाबी परफेक्टली, मैं जैसे ही चौथे नंबर की चाबी को लगाता हूँ इस ताले में, ताला खुल गया, ताला खुल गया। ठीक है, चल, तो इसी तरह से कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स किसी स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अगर किसी स्पेसिफिक एंजाइम्स पर आकर अटैच होगा तभी वर्किंग होगी, तभी एंजाइम्स वर्किंग करेगा। जिस तरह से मखसूस ताला मखसूस चाबी से खुलता है, इसी तरह मखसूस सबस्ट्रेट मखसूस एंजाइम्स के पास जाकर अटैच होता है तभी एंजाइम्स की वर्किंग होती है, अदरवाइज एंजाइम्स वर्किंग नहीं करेगा। तो यही बात, यही थ्योरी किसने बताई? फिशर ने बताई। और फिशर ने इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया? क्या रखा? की लॉक थ्योरी। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी थ्योरी जो जिस साइंटिस्ट ने बताई उस साइंटिस्ट का नाम कोशलैंड है। कोशलैंड ने जो थ्योरी पेश की 1959 के अंदर की, 1959 के अंदर जो थ्योरी पेश की इसने भी वही थ्योरी वही है, सिर्फ थ्योरी का नाम चेंज कर दिया गया। इसने बोला ये है कि कोई मखसूस सबस्ट्रेट किसी एंजाइम्स पर जाकर फिट होता है। क्या होता है? फिट होता है। फिट होता है मतलब जाकर बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। तो यही बात कोशलैंड भी कह रहा है। कोशलैंड ने अपनी थ्योरी का नाम रखा इंड्यूस फिट मॉडल।
कोशलैंड ने अपनी थ्योरी का नाम क्या रखा? इंड्यूस फिट मॉडल। काम एक ही हो रहा है लेकिन नाम दो अलग अलग दिए हैं। फिशर ने भी वही बताया, मखसूस ताला मखसूस चाबी से खुलता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ अटैच होगा तभी एंजाइम्स वर्किंग करेगा। कोशलैंड भी यही बता रहा है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ जाकर अटैच फिट होगा। कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम्स में जब फिट होगा तभी कोई एंजाइम्स वर्किंग करेगा। बस थ्योरी का नाम क्या चेंज कर दिया गया? थ्योरी का नाम रख दिया इंड्यूस फिट मॉडल। काम दोनों के एक ही हो रहे हैं। फिशर ने जो बताया वो भी काम एक जैसा ही है, कोशलैंड जो काम कर रहा है वो भी काम बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कोशलैंड ने अपनी थ्योरी का नाम फिशर की थ्योरी से थोड़ा मुख्तलिफ रखा। क्या नाम रखा? इंड्यूस फिट मॉडल। और उसने ये कहा कि कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम पर जाकर फिट होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने थ्योरी का नाम क्या रखा? इंड्यूस फिट मॉडल। ये बात भी हो गई ख़त्म। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब एंजाइम जो है मैक्सिमम टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर ऐसा है जिस पर एंजाइम मैक्सिमम वर्किंग करता है? एंजाइम्स के लिए हर एंजाइम्स का अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं उनका मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो नियर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी करता है। अगर मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछ लूँ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइम इन विच एंजाइम परफॉर्म द मैक्सिमम एक्टिविटी, तो आपने क्या सेलेक्ट करना है? 30 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वो होता है जिसमें एंजाइम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, ठीक है, 37 से बढ़ जाए या 60 हो जाए या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, अगर एंजाइम्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एंजाइम्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो एंजाइम्स क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। अगर एंजाइम्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, तो एंजाइम्स ख़राब नहीं होगा, डीनेचर नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि इनएक्टिव हो जाएगा, वक्ती तौर के लिए वर्किंग करना छोड़ देगा। ठीक है, वक्ती तौर के लिए वर्किंग करना छोड़ देगा। कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा माहौल का, एंजाइम दोबारा से वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो एंजाइम्स के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करता है वो कौन सा होता है? 30 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर दरअसल ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है, डीनेचर नहीं होते, बल्कि इनएक्टिव हो जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय और डीनेचर हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह बर्बाद, डीनेचर का मतलब काम करना छोड़ देना, ठीक है, मतलब वो काम के काबिल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं सबस्ट्रेट की जितनी मकदार बढ़ाऊँगा एंजाइम्स की मकदार भी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितना मैं बढ़ाऊँगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स उतना बढ़ेगा। If we want to increase the rate of reaction of enzyme, so we increase the concentration of substrate. अगर मैं चाहता हूँ कि एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, एंजाइम्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना कर दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, मतलब कि मैं जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स का उतना ज़्यादा होगा। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स भी ज़्यादा होता है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में जितना बढ़ाऊंगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में जितना कम करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम भी उतना कम होगा और प्रोडक्ट भी कम से कम बनेगी। पीएच, ठीक है, हर एंजाइम जो है अपनी एक मैक्सिमम पीएच पर काम करता है। ठीक है, पीएच क्या होती है? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, द चैप्टर नंबर
7 में सॉल्यूशन इन सस्पेंशन में कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना दरअसल क्या कहलाता है, pH कहलाता है। और pH के हवाले से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन इन सस्पेंशन में फिर से पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में आप pH के हवाले से। तो फिलहाल मैंने यहाँ आपको बताया ये है कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना दरअसल क्या कहलाता है, pH। हर एंजाइम्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक pH होती है, हर एंजाइम अपनी pH पर काम करता है। अगर pH में किसी किस्म की कोई तब्दीली आ जाए तो एंजाइम्स वर्किंग नहीं करते। तो एवरी एंजाइम्स हैविंग द स्पेसिफिक pH, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेप्सिन एक एंजाइम है जिसकी pH जो होती है वो 1.4 होती है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह ट्रिप्सिन TRYPSIN ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसकी pH जो होती है वो 8.2 होती है। तो पेप्सिन की जो pH होती है वो एसिडिक होती है, आपने याद रखना है। पेप्सिन की जो pH होती है क्या होती है, एसिडिक होती है। 1.4 ठीक है एसिडिक है, 8.2 अल्कलाइन है। मतलब ये जो pH होती है अल्कलाइन होती है या फिर बेसिक होती है। अल्कलाइन कह लें या बेसिक कह लें, बात एक ही है, बेसिक pH या अल्कलाइन pH। तो ये MCQs में पूछूंगा, पेप्सिन की pH 1.4 होती है मतलब एसिडिक होती है, ट्रिप्सिन की pH 8.2 होती है मतलब अल्कलाइन या बेसिक होती है, ठीक है। एवरी एंजाइम्स वर्क एट अ स्पेसिफिक pH, ठीक है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स अगर कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने आपको कोफैक्टर वगैरह के हवाले से बताया था कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक इन नेचर है तो फिर वो क्या कहलाएगा, कोएंजाइम्स। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक इन नेचर है तो फिर क्या कहलाएगा, कोफैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। उसमें NAD है, FAD है, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं जो वर्किंग को बढ़ाते हैं। एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर वो उस तरह की स्पीशीज़ कहलाती है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है। दोज टाइप ऑफ स्पीशीज़ विच एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिवेटर। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर आर दोज टाइप ऑफ स्पीशीज़ विच डिक्रीज द या विच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर वो चीज़ कहलाती है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर दे, रिड्यूस कर दे या डिक्रीज कर दे, उस तरह की चीज़ क्या कहलाती है, इनहिबिटर। एक्टिवेटर में आप MCQs ये याद रखें, एक्टिवेटर मैग्नीशियम Mg+2 are the activator of phosphatase enzymes। ये बात भी MCQs में आपसे पूछी जाएगी 100%, ठीक है। मतलब फॉस्फेटेस एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो किसकी बिहाफ पर होती है, मैग्नीशियम+2। मैग्नीशियम+2 होगा तभी फॉस्फेटेस एंजाइम्स एक्टिव होगा। एक MCQ तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जिंक+2 आर द एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक CARBONIC कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। तो जिंक+2 जो है ये भी जो है एक्टिवेटर होता है किस एंजाइम्स का, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बात मैं आपसे कहाँ पूछूंगा, MCQ। अच्छा भाई, तो एक्टिवेटर हो गया। अच्छा, इनहिबिटर वो स्पीशीज कहलाती है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। अब इनहिबिटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर कहलाता है जो बिल्कुल नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है, ठीक है। नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है लेकिन ये किसी एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच हो जाता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर कहलाते हैं जो नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देते हैं और किसी एंजाइम से एक्टिव साइट से जाकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। उस तरह के इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर कहलाते हैं जो एंजाइम्स को, किसी एंजाइम्स को उसके एक्टिव साइट से, मतलब किसी सबस्ट्रेट को उसके एक्टिव साइट से बहुत दूर ले जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई सबस्ट्रेट
एंजाइम्स के एक्टिव साइट से जाकर अटैच ना हो सके, ठीक है। तो उस तरह के इनहिबिटर क्या कहलाते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर के, दोबारा सुनिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर कहलाते हैं जो किसी सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बहुत दूर ले जाते हैं ताकि कोई एंजाइम्स आकर डायरेक्टली अटैच ना हो सके और वर्किंग ना कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स है वाटर। वाटर भी एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट और मेजर कंस्टिट्यूएंट है दुनिया में, ठीक है। वाटर, पानी जो है दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात के लिए एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। इसके बगैर ना ही एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, इसके बगैर ना ही सीड की फॉर्मेशन होगी। पानी अगर नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी जो है वो नासूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पानी जो है एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, पानी जो है सीड्स की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, पानी हर लिविंग सेल की ज़रूरत है। तो पानी एक ऐसा एसेंशियल मेजर कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट है जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स तैयार होते हैं। अगर वाटर की क्वांटिटी कम से कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी कम से कम होगी। रेडिएशन, रेडिएशन एक ऐसा फैक्टर है, रेडिएशन का मतलब होता है शुआएं, रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ये तमाम की तमाम रेज जो है वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देती हैं। अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक रेज, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह की जो रेज हैं, गामा रेज, ये तमाम की तमाम रेज जो हैं अगर किसी एंजाइम से पास हो जाएं, किसी एंजाइम से इंटरेक्ट कर जाएं, किसी एंजाइम से अटैच हो जाएं या एंजाइम्स के अंदर से पास होती भी गुजर जाएं, एंजाइम्स को छू कर गुजर जाएं, तो वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, वो किसी काबिल नहीं रहता कि वर्किंग कर सके वो एंजाइम। तो रेडिएशन हमारे लिए हेल्थ हैज़र्ड है, ठीक है, और एंजाइम्स के लिए भी बैड इफेक्ट शो करती हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो फीडबैक इनहिबिशन है। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? जब कभी प्रोडक्ट हमारे when the product are formed in a chemical reaction it bind with its enzyme, जब कभी कोई प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर तैयार हो रही हो और वो एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाए, जब कभी कोई प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर तैयार हो रही हो और वो किसी एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाए, तो उस तरह का अमल क्या कहलाता है? फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। इस पर मैं अक्सर टेस्ट में शॉर्ट नोट पूछता हूँ, तो शॉर्ट नोट में आपने पूरा फीडबैक इनहिबिशन ये बता देना और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बता देना और ये डायग्राम बना दे रही है फीडबैक इनहिबिशन की ना, ठीक है, जो स्कीम बनाई है मैंने। तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या बताया? जब कभी कोई प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान फॉर्म हो रही हो तो उसमें वो एंजाइम जो होता है वो बाइंड हो जाता है। इस तरह का अमल क्या कहलाता है? फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन द प्रोडक्ट आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कभी कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हो किसी केमिकल रिएक्शन में, इट बाइंड विद इट्स एंजाइम, और वही जो है प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाए, जुड़ जाए, उस तरह का अमल फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। व्हेन द प्रोडक्ट इज इन मोर अमाउंट, अगर प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अटैच टू द कॉम्पिटिटिवली विद एंजाइम्स एक्टिव साइट, अगर प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली अटैच किससे हो जाएगी? एक्टिव साइट से, एंजाइम्स के एक्टिव साइट से। द प्रोडक्ट इज़ यूज देन इनहिबिशन इज़ रिड्यूस, ठीक है। तो जो जैसे जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते जाएगी, एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होता जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन में का मतलब यहाँ इनहिबिटर से ही निकला है। तो एंजाइम्स की बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा था ना, वो भी अब नॉर्मल मैनर में आ जाएगा, मतलब मैनेज हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे इनहिबिशन रिड्यूस होता जाएगा और नतीजे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास बनते जाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है? फीडबैक इनहिबिशन। कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनका एंड प्रोडक्ट जो है वो बाइंड हो जाता है नॉन कॉम्पिटिटिवली टू द एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट भी आपको बता चुका हूँ, द नॉन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स का नॉन बाइंडिंग साइट जो होता है वो क्या कहलाता है? एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अगर किसी तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है, आखिरी जो प्रोडक्ट बन रही है एंड प्रोडक्ट, अगर ये बाइंड हो जाए किसी एंजाइम्स के एलोस्टेरिक साइट से, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट ऑफ द ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तो वो फिर क्या करती हैं? ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं। आप इन तमाम बातों को मुख्तसरन ये समझ लें कि सबसे पहले इनिशियल प्रोडक्ट तैयार होती है। इनिशियल प्रोडक्ट जो तैयार हुई है वो एंजाइम 1 के साथ रिएक्ट करेगी। एंजाइम 1 से जो प्रोडक्ट बनी ए, अब जो ए प्रोडक्ट बना है ना,
ये ए प्रोडक्ट दोबारा एंजाइम 2 से कंबाइंड हो जाएगा। जैसे जैसे एंजाइम 2 से कंबाइंड होगा वो तीसरी प्रोडक्ट बनेगी, जो तीसरी प्रोडक्ट बनेगी वो फिर एक एंजाइम से कंबाइंड होगी, जब एंजाइम से कंबाइंड होगी फिर एक चौथी प्रोडक्ट फिर बन जाएगी, फिर वो एंजाइम से कंबाइंड होगी एंजाइम नंबर 4 से, फिर इस तरह से एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और जो भी एंड पर अगर आप रिएक्शन की रफ्तार को रोकना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो आपने क्या करना है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर या एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो रहे हो तो उसमें होता कुछ इस तरह, जब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो एंड प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कंबाइंड किससे हो जाता है, एंजाइम्स नंबर 1 से हो जाता है। जब एंजाइम्स नंबर 1 से होता है तो रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। दिस बाइंडिंग स्टॉप द रिएक्शन एंड नो मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये वाली बात जो है ना, दिस बाइंडिंग स्टॉप द रिएक्शन एंड नो मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, दरअसल यही है कि जब कभी कोई एंड प्रोडक्ट किसी एंजाइम्स नंबर 1 से जाकर अटैच हो जाता है, जब एंजाइम्स ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट ए बनेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं एंजाइम्स निकाल लूँ तो क्या प्रोडक्ट ए बन सकती है? मैं एंजाइम्स नंबर 2 दूँ ही नहीं, रिएक्शन में एंजाइम्स नंबर 2 शामिल ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, तो एंजाइम्स प्रोडक्ट के साथ बाइंड हो रहे हैं तभी एक दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दूसरा एंजाइम दूसरी प्रोडक्ट के साथ फॉर्म हो रहा है, तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और अगर आप इसी रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो एंड प्रोडक्ट को डायरेक्टली एंजाइम नंबर 1 से रिएक्ट करवाया जाएगा। जब एंड प्रोडक्ट किसी एंजाइम नंबर 1 पर आकर स्ट्राइक करेगी, अटैच होगी, तो रिएक्शन जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस को, इस तरह की चीज़ों को फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि मुझे बताएं कि ये वीडियो कितनी देर की बन चुकी है। 27 मिनट की बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब गिनती के लिए 2 से 3 मिनट्स और रहते हैं, तो 2 से 3 मिनट्स में हम नया लेक्चर तो कवर नहीं कर सकेंगे, लिहाजा यहाँ पर लेक्चर नंबर 21 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो या किसी भी किस्म की कोई चीज़ें हो, MCQs हो या कुछ भी पूछना हो, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के यहाँ पर सिर्फ टॉपिक ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम एंजाइम्स था, वो ख़त्म हो चुका है। और ये चैप्टर किससे ताल्लुक़ रखता है? ज़ूलॉजी सेक्शन का चैप्टर है। मुकम्मल तौर पर ये चैप्टर नंबर 3, कम्प्लीटली चैप्टर 3 ज़ूलॉजी से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे अब इजाज़त दिए, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।